हाय गाइस, वेलकम टू वाइश आई एस। माय नेम इज़ इशी। और इस वाले वीडियो से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, उसका जस्ट बेसिक्स। ओके, सो चैप्टर नंबर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर। हमने जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी, मतलब क्लास 6 का जब हम लोग बेसिक समझ रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था। मेडिवल कर रहे थे, उसमें भी पढ़ा था। मॉडर्न कर रहे हैं, सो हमने उसमें भी हमको पढ़ना है। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल्स वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। सो बेसिकली यहाँ पे ना कुछ कुछ हमारे टॉपिक्स हैं। उतना कुछ खास ही चैप्टर है नहीं, तो यहाँ पे हमें डेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ एविडेंसेस, यू कैन से अ काइंड ऑफ एविडेंसेस, हमें उसके बारे में पढ़ना है। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये कुछ फिगर्स हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है उतने। ओके, सो बात करते हैं डेट्स। देखो, हिस्ट्री में चाहे वो एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री हो, कुछ भी कोई सा भी हमको हिस्ट्री पढ़ने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो वो डेट्स को लेकर के होता है। तो आज के स्टूडेंट जो हैं वो तो उनको डेट्स याद ही नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज कि 95 नॉट नो 95 तो नहीं, बट येस 90% लोगों को हिस्ट्री पसंद ही नहीं है वैसे। तो वो लोग वैसे ही डेट्स को प्रेफर नहीं करते ज़्यादा याद करना। बट जो हमारे हिस्टोरियंस रहे थे, उनमें भी डेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट हो रखी थी। सो हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि डेट्स इम्पॉर्टेंट है कितने। ओके, सो डेट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप कभी देखना कि किसी को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है और कोई ऐसा इंसान जिसको हिस्ट्री बिल्कुल पसंद ही नहीं है। सो एक जस्ट एग्जांपल ले लो, आप चाय पीते हो, ठीक है, तो क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा है कि यार ये चाय आई कहाँ से होगी? या फिर ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि किसी ने 19 सेंचुरी में आकर के कोई आदमी आया होगा, फिर वो आराम से चाय पीने लगा होगा अचानक, ऐसा नहीं हुआ होगा ना। बहुत ही प्रोसेस लगे होंगे उसके लिए। हाँ, अब आपने किसी बुक में पढ़ रखा होगा कि चाय यहाँ से आई, या फिर कुछ भी अपने चाय के बारे में, कॉफ़ी के बारे में, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, तो फिर आप बता दोगे कि हाँ, ये इसका हिस्ट्री ये है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से सोचने की कोशिश करी है कि ये चीज़ हुई कैसे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाय कॉफ़ी, लेकिन हाँ, एक मैंने एग्जांपल दिया कि जो सीरियस होगा ना हिस्ट्री को लेकर के, मतलब जिसको हिस्ट्री पसंद होगी, बहुत मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो खैर आजकल तो ऐसा हो गया कि जिसको इंटरेस्ट होता है वो भी उतना ध्यान नहीं देता डेट्स पे। तो लेकिन डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि डेट्स हमें बहुत कुछ बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। हमारे पास्ट के जितने भी एविडेंसेस होते हैं, कई बार हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो उसको हमें हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है, हमेशा ही देखना होता है। तो वहाँ पे भी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, अगेन विच डेट्स के बारे में बात अभी आते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 पे। लेकिन कुछ डेट्स ना टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि देखो, ऐसे कुछ डेट्स होते हैं जैसे कि हमें पता होता है एड्स डे कब आता है, ठीक है, चिल्ड्रंस डे कब आता है, ये नॉर्मल डेट्स हैं। ओके, एग्जैक्ट डेट है, हमें पता है कि ये 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे पड़ता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है। बट कुछ ऐसे डेट्स भी होते हैं जिनके पीछे ना बहुत ही लंबा टाइम लगा होता है। आई थिंक, मतलब यू कैन से साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल ऐसे लगे होते हैं। हमारे इंडिपेंडेंस डे को ही देख लो, ठीक है, मिले तो हमें 15 अगस्त को ना, लेकिन उसके पीछे की कितनी सारी स्ट्रगल है, बहुत सारी कुछ चीज़ें हो रखी हैं। तो हम डेट्स को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक डेट होता है जो हमें पता होता है एग्जैक्ट कि हाँ, इस दिन ये हुआ था। जैसे कि आपका बर्थडे भी है। मैं डेट्स में इतना डीपली नहीं जा रही हूँ, बस एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डेट्स इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। हाँ, अब यूपीएससी में तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा भी मत करना कि बिल्कुल ही स्किप कर देना। लेकिन हाँ, मतलब उतना भी नहीं है जितना डीपली डेट को लेकर के डिबेट चलती है यूपीएससी में। ओके, बात करते हैं विच डेट के बारे में। तो देखो, जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं हमारे ना, चाहे पहले बात करते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन जितने भी रहे हैं, जो भी गवर्नर जनरल रहे हैं हमारे, नॉट हमारे, वो लोग जब आए थे इंडिया पे रूल करने के लिए, तो उनके थ्रू जो गवर्नर जनरल रहे हैं, जैसे कि वेरन हास्टिंग्स थे, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, जितने भी ये लोग थे, तो अलॉन्ग विद देयर हिस्टोरियंस, जितने भी इन लोगों ने किताबें वगैरह लिखी हैं ना, तो इन लोगों ने बस इसमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि जब ही इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तभी जाके इंडिया डेवलप कर पाया। तो इन्होंने कुछ अपनी जितनी भी हिस्ट्रीज़ लिखी हैं उन सब में ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर हम नहीं आते तो फिर इंडिया की कुछ औकात नहीं थी, इंडिया कुछ कर नहीं पाता। बट ये कहना सही है? नो, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। और फिर उसके बाद आप देखो कि इंडियन हिस्टोरियंस हैं हमारे, तो वो
कभी भी वो ब्रिटेन वालों को भाव नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटेन वालों का कहना था, मीन्स नॉट ब्रिटेन वालों का बट जो उनके हिस्टोरियंस थे उनका कहना था कि हमारे आने से पहले इंडिया बर्बाद हुआ करता था और हमने आए हैं, मतलब हम आए हैं तो फिर हम इंडिया को आबाद कर दिए हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। उल्टा इंडियन हिस्टोरियन क्या लिखेंगे कि अगर इंडिया पहले बर्बाद था ना तो तुम्हारे आने के बाद इंडिया महाबर्बाद हो गया है। मतलब हाँ, ये सच है, दिस इज़ मतलब रियलिटी है ये, यू कैन नॉट चेंज इट। उसके बाद में बात करते हैं, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारे स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जेम्स मिल। 1817 में इन्होंने एक अपनी बुक लिखी, 3 वॉल्यूम का बुक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इसमें ये कह दिया कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको क्लासीफाई करेंगे, जो एंशंट वाला जिसको आज हम लोग एंशंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं उसको इन्होंने कहा, जेम्स मिल ने, कि वो हिंदू की हिस्ट्री है, ठीक है। जिसको आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं उसको इन्होंने कहा कि ये कि वो मुस्लिम हिस्ट्री है। जिसको आज हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स वाली, उसको इन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश इंग्लिश है। देखो कितना ही वाहियात तरीके से इन्होंने क्लासीफाई करा है। बट ये कहना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि एंशियंट टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया में हिंदू हिंदू हो रखा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन रहा करते थे। बुद्धिज़्म था, क्यों? हिंदुइज़्म था तो फिर बुद्धिज़्म भी तो था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था महाजनपथ के टाइम पे ये जैनिज़्म भी तो था। बहुत सारे रिलीजन थे, तो फिर इनकी क्लासिफिकेशन यहीं पे गलत प्रूव हो जाती है। फिर बात करते हैं मुस्लिम के बारे में। इन्होंने मेडिवल हिस्ट्री को मुस्लिम बोला, क्यों? राजपूत नहीं थे क्या? राजपूत वगैरह भी तो थे ना उस टाइम पे। तो फिर ये भी गलत साबित होती है। हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश इन्होंने कहा तो वो अपने जो ब्रिटिशर्स की जो सुपीरियॉरिटी होती है वो शो करवाने के लिए उन्होंने कहा था, बिकॉज ये भी मतलब इंडिया के तो है नहीं, खैर। सो इनको भी ऐसा लगता था कि हाँ, इस वाले राज में बस ब्रिटिश ने ही राज किया है, बट ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था पहले यहाँ पे। हमारे जितने भी पुराने लोग थे, आप आगे पढ़ोगे बुक में, इसी बुक में मैं बताऊँगी, बेसिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बस लड़ाई करके, चालाकी करके, यू कैन से कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, ब्रिटिशर्स के लिए कोई वो नहीं है, बिकॉज हेट तो हमेशा रहेगी ना उन लोग के लिए। सो बेसिकली इन्होंने ऐसे क्लासीफाई किया था और ये तीनों का तीनों ही गलत है। इनका ये कहना था कि मतलब ये साफ साफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जितने भी ये एशियन सोसाइटी के जो लोग हैं ना, जितने भी ये मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन को छोड़ करके जितने भी ये हैं, इंडियन हिस्ट्री है या फिर इंडिया के लोग हैं या फिर एशिया के लोग हैं, सब के सभी बैकवर्ड हुआ करते थे। साफ साफ इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है। मतलब कुछ मत समझो, बस ऐसे समझो कि बहुत सारे साइंटिस्ट, सॉरी, बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे भी थे, ऐसे ही थे मेनली, इंडियन हिस्टोरियन को छोड़ करके बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे थे जिन्होंने सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश करी है दूसरे कंट्रीज़ की, मींस ब्रिटिशर्स की। और जो इंडियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, और इनफैक्ट इंडिया को ही इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश किया है। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस थे। उन्हीं में से एक ये इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे जिनका नाम है ये जेम्स मिल। ओके, अगेन उसके बाद में इन मिल भाई साहब को लगता था, मिल साहब को लगता था ये कि जो ब्रिटिश आए ना इंडिया में, ब्रिटिश रूल अगर नहीं आया होता तो फिर इंडिया कभी सिविलाइज हो ही नहीं पाता। मतलब इनका साफ साफ कहने का ये मतलब था कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आए होते इंडिया में तो इंडिया आज भी बैकवर्ड ही रहता। इंडिया को सैनिटेशन जो है, गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं, जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, सब हमने दिया है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, अगर ये नहीं आते ना तो हम लोग उनसे इनसे बेटर कर लिया होता हम लोगों ने, आई थिंक सो। और उसके बाद में ऐसे बहुत सारे फ्लॉज दिए हैं हमारे इंडिया के बारे में इन्होंने, जेम्स मिल ने। और अपने जो ब्रिटिश सुपीरियॉरिटी वाली जो फीलिंग है ना, इनके जो थॉट हैं, वो इन्होंने दिखाने की इसमें कोशिश करी है। ओके, उसके बाद में अगर आगे बढ़ें तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये भी कहा है कि जिसको आज हम लोग जानते हैं एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, इस बेसिस पे भी क्लासीफाई किया है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ्लॉज ही नहीं है। फ्लॉज हर एक चीज़ में होगा, चाहे लाइफ में ले लो, चाहे आपके स्टडीज़ में ले लो। ओके, इसमें भी फ्लॉज हैं, लेकिन इसको एक लिमिट तक आप कह सकते हो कि हाँ ये ठीक है, मतलब बाकियों से बहुत ही बेटर है। सो हम लोग आज ये अडॉप्ट हम लोगों ने किया है। ओके, तो एंशियंट मतलब इन लोग का साफ साफ मतलब था, बिकॉज ये भी तो हम लोगों ने वेस्ट से ही लिया है ना। तो उसका मॉडर्निटी का मतलब था, वेस्टर्न कल्चर में उस टाइम पे मॉडर्निटी का मतलब था साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। क्या मतलब है इसका? कि अगर आप किसी चीज़ को मॉडर्न कह रहे हो तो आपके पास, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने रेनेसा का नाम सुना होगा।
यूरोप में आया था 14-15 सेंचुरी में, ठीक है। तो वहाँ उस रेनेसा का मतलब क्या था बेसिकली, कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे थे कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। साइंस जो आज हमारा डेवलप हो चुका है, काफ़ी अच्छा खासा आगे कर भी रहा है। मॉडर्निटी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी जो आज हमारे इंडिया में है, इक्वालिटी बिल्कुल है। पॉलिटिकल लेवल पे है, सोशल लेवल पे पता नहीं कब आएगी। वेल, आप आईएएस बनना तो ज़रूर ट्राई करना, वैसे आ भी गई है बहुत हद तक। तो अ, बस इतना कहने का मतलब है कि जो ये एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न वाला जो ये टर्म है ना, ये भी हम लोगों ने वैसे ही लिया है, बट ये एक हद तक हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये हाँ सही है, बिकॉज एंशियंट टाइम पे कोई रीज़न नहीं था। लोग हमने पढ़ाया था आपको एंशियंट वाले इंडिया में, कि ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ाया था, ब्राह्मण्स कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे वाहियात तरीके के अपने फेवर में। फिर उसके बाद मैंने मेडिवल में भी बताया था कि ऐसा कुछ खास था नहीं। हाँ, मॉडर्न में जब जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू करा, तो वो सिचुएशन कुछ वैसी बन गई थी। और फिर उसके बाद में वर्ल्ड में भी कुछ हो रहा था ना, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज हिस्ट्री में कोई भी चीज़, आप हिस्ट्री में नहीं, आप कहीं पे भी ले लो, एक चीज़ के पीछे ना ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर हो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तब जाके एक कंक्लूजन निकलता है। आप अपनी लाइफ को ले लो या फिर अपनी किताबों को ले लो। ओके, सो वैसे ही मॉडर्न में ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों ने हमें रीज़न दिया, या फिर उन लोगों ने हमें साइंस सिखाया, उन लोगों ने हमें डेमोक्रेसी दिलाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, उन लोगों ने ऐसी बहुत सारी कहनी तो नहीं चाहिए, बट ये उन लोगों ने ऐसी बहुत सारी वाहियात हरकतें करी हैं जिनकी वजह से हम लोगों को मजबूर होना पड़ा, मीन्स हमारे इंडियन लोगों को मजबूर होना पड़ा कुछ उनका काउंटर अटैक करने पे। सो बेसिकली ये सब आनी ही थी, वो आए होते तो भी, नहीं आए होते तो भी, ठीक है। बस उन्होंने एक काम अच्छा किया, इंडिया को यूनिफाई करके चले गए। और यूनिफाई किया भी तो कैसे, पार्टीशन करवा दिया यार, वो कुछ करे नहीं है वो लोग। तो वो कहीं ना बात हमारे इंडियन हिस्टोरियन ने सही कही है कि अगर ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया बर्बाद था ना, तो उनके आने के बाद वहाँ बर्बाद हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, कॉलोनियल, ठीक है, उस नाम से जानते हैं। अभी बात करते हैं ना कि कॉलोनियल क्या होता है, कॉलोनियलिज्म होता क्या है। देखो, डेफिनेशन तो बहुत सारी दी गई हैं यार, लेकिन यू नो व्हाट, सिंपल से एक वर्ड में समझो कि अगर कोई कंट्री, किसी कंट्री को कोई दूसरा कंट्री, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, यहाँ हमारा इंडिया है, ब्रिटिशर्स आए एंड आके हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जितने भी जो ये हमारे सिस्टम थे उन सबका डिसबैलेंस कर दिया, उन सब में चेंजेस लाना शुरू कर दिए। तो इनको हम लोगों ने कहा कि इन्होंने प्रॉपरली हमारे इंडिया को कॉलोनाइज्ड कर लिया है, या फिर कॉलोनाइजेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री आकर के सब्जुगेट करती है, या फिर अपने अंडर में लेती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आते हैं, तो हम लोग उसको कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स ऊपर के जो भी ये डेफिनेशन दिए गए बहुत ही सिंपल सा है, मैंने मेन वाला बता दिया आपको। अच्छा, हाउ डू वी नो, हम लोगों ने जब एंशंट हम कर रहे थे तो हमने एविडेंसेस देखे थे ना, कि हम लोगों ने कहाँ से जानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ओके, सो हम लोगों ने एंशंट में देखा था इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, बहुत सारी बायोग्राफीज थी, मेडिवल में भी हम लोगों ने देखा था, वैसे ही मॉडर्न में भी कुछ थी, जिसकी वजह से हम लोग को पता चलता है कि एट दैट टाइम हुआ क्या होगा। तो जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे ना, उनको लिखने का बहुत शौक था। अब थे वो लोग थोड़े मॉडर्न ख्यालात के तो थे, कहना पड़ेगा, बिकॉज यूरोप में रेनेसा काफ़ी पहले आ गया था और इंडिया में लेट से आया है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो जो यूरोपियंस हुआ करते थे ना, मीन्स जो अंग्रेज हुआ करते थे, उनको लगता था कि राइटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एट दैट टाइम राइटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा उन लोग की थिंकिंग थी। हो सकता है इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद में वो लोग क्या करते थे ना, जो भी प्लान करते थे, जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ हुआ करती थी, जितने भी उनके डिसीजंस हुआ करते थे, एग्रीमेंट्स वगैरह जो कुछ भी हुआ करता था, वो लोग उसको लिखा करते थे अच्छे से। उसके बाद उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया करते थे, उस पर डिबेट किया करते थे, उसके बाद वो लोग अपने एग्जीक्यूट किया करते थे उसको। उसके बाद में ब्रिटिशर्स को लगा कि अब जब लिख ही लिया तो उसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे। रिकॉर्ड रूम मतलब जहाँ पे जितने भी आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, अपनी पॉलिसीज़ वगैरह, उसको उस रूम में आराम, मतलब फाइल वाइल में सेव करके वहाँ पे रखना, ठीक है। तो बेसिकली उसको रिकॉर्ड रूम कहा जाता था। एंड एट दैट टाइम यू विल सी कि बहुत जितने भी ऑफिसेज हुआ करती थी गवर्नमेंट वाली, मतलब जितने भी जो अंग्रेज़ों ने अपनी ऑफिसेज बनाई थी, हर ऑफिस के पास एक रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। वहाँ पे जितने भी इन लोगों ने कर्म कांड किए रहते थे, वो सब उनमें उसका लेखा जोखा रहता था। तो एक तो ये हमें एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे सर्वे, अच्छा इन लोगों ने सर्वे भी करवाए होंगे, नॉट करवाए होंगे, करवाए थे। हाँ, ये वाला मुझे थोड़ा सा प्रोसेस ठीक लगता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में चले जाओ, वहाँ की पॉपुलेशन को देखो कैसा है, वहाँ का फ्लोरा फाउना देखो कैसा है, तभी तो आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाओगे। तो फिर सेकंड वाला था कि सर्वे, ठीक है। तो इन लोगों ने सर्वे भी बहुत सारा करवाए हैं, विलेज लेवल पर भी और फिर आगे के लेवल पर भी, ठीक है। तो
बस ये काम इन लोगों ने अच्छा किया है जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद में बिकॉज सर्वे का इम्पोर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि अगर आप सर्वे ही नहीं करोगे किसी भी चीज़ का तो फिर मान लो कि आपको खेती करनी है और आपको पता ही नहीं है कि वो एरिया है कैसा, और प्लांट सीड भी लेके पहुंच गया वहाँ पे, तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो पहले आपको उसका प्रॉपर उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये जगह हमारे कंडीशन के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं, क्या हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉमर्स के पर्पज़ से हो सकती है, ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पज़ से। ठीक है, तो ये था सर्वे का इंपॉर्टेंस। उसके बाद में अच्छा, इसमें एक फ्लॉस है जो ये ऑफिशियल्स किया करते थे ना, जो ये ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, इसका एक ड्रॉबैक भी था। गेस व्हाट? ड्रॉबैक ये था कि वो लोग जो करते थे ना, वो उनका मूड होता था, मूड इन द सेंस कि उनका जो मन करता था वो वही लिखते थे। वो किसी को जाके पूछते नहीं थे कि हाँ आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। उन्होंने कोई रूल बनाया, फिर उसके बाद अपने फाइल में लिखा, फाइल को बंद किया, रिकॉर्ड रूम में ले जाके रख दिया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसकी कमी यही थी कि लोगों का जो मैसेज है वो नहीं पहुंच पाया कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड रूम वाली जो फाइल्स हुआ करती थी ना, उसके थ्रू मतलब वहाँ तक लोगों के मैसेजेस नहीं पहुँच पाए। लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या फीलिंग है, वो ये नहीं बता पाए। एंड अगर आपको किसी देश को चलाना है तो बेसिकली आपको लोगों के मन की बात तो जाननी पड़ेगी ना। अगर आप ऐसे अपने ही रूल चलाओगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है देश को चलाना। सोच लो ना एक बार, अगर हमारे इंडिया में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर वो हमारी नीड्स को फुलफिल करना बंद कर दें, हर एक चीज़ अपने हिसाब से करें, तो कहाँ की डेमोक्रेसी है? कुछ नहीं है। एंड एट दैट टाइम डेमोक्रेसी तो थी भी नहीं, बट स्टिल अभी चाइना में भी कुछ है, मतलब चाइना में भी तो है ना, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहाँ पे भी। तो एटलीस्ट वहाँ पे इतना भी नहीं है ना कि करप्शन हो रखा है बिल्कुल भी। बट येस, जब हम कंपेयर करेंगे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इंडिया में आई थी, उस हिसाब से इन लोगों ने तो कुछ कोई भी काम नहीं किया है जो बहुत ही काबिल तारीफ़ हो। सब बेकार करके चले गए। हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ये बता रही थी कि इसके फ्लॉज ये हुआ करते थे कि ये लोग जो लोगों का मैसेज था ये लोग नहीं पहुंचा पाए। एक्चुअली पहुंचाने की बात नहीं, ये लोग समझते ही नहीं थे, सुनने ही नहीं आते थे। इन लोग का जो मन करता था वही करते थे, बस इन लोग को अपना प्रॉफिट चाहिए होता था। सो अपना प्रॉफिट हुआ, बाकी जनता का क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा वाला कुछ इन लोग का थॉट था, थिंकिंग प्रोसेस था। उसके बाद में जब धीरे धीरे करते करते जब हमारा इंडिया थोड़ा सा प्रोग्रेस किया, जब हमारा इंडियन रेनेसा आया, आपको पता होगा इसके बारे में। इफ़ आप पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो देन डोंट पैनिक, मैं आगे करवा दूंगी। अगर पढ़ रखा है तो फिर पता होगा कि इंडियन रेनेसा कब आया था, मैं आगे करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो जब ऐसे फिलोसफर्स आए, हमारे इंडियन इंडियन हिस्टोरियंस आए, इंडियन फिलोसफर्स आए, तो उन लोगों ने फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी आए, नेशनलिस्ट मूवमेंट के बहुत सारे जो लोग हैं, तो वो अपने बहुत सारे न्यूज़पेपर के थ्रू, बहुत सारे बुकलेट्स के थ्रू, बहुत सारे अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ के थ्रू उन लोगों ने लोकल बाज़ार में सब कुछ पब्लिश करवाना शुरू किया। तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ ये चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और फिर रीजंस क्या क्या होने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए। रीजंस कहने का क्या मतलब है मेरा, कि आप क्या कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हो। अगर आपके साथ आपकी कंट्री में ये पॉलिसी बन रही है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों बन रही है ये पॉलिसी। ठीक है, बेसिकली बस यही था इस चैप्टर में, और कुछ था भी नहीं। सिंपल सा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल है तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए स्किप मत करना। बाकी ये तो बेस है, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे ही कंप्लीट होता है ना, बेसिक्स बुक जैसे ही कंप्लीट होंगे हम इसको बहुत ही डिटेल में करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कुछ था नहीं इस चैप्टर में, बस इतना जानो कि डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ हिस्टोरियंस रहे हैं जो ब्रिटिशर्स वाले जो हिस्टोरियंस रहे हैं वो हमेशा उनकी तारीफ़ करे हैं, और उन्होंने हमेशा हमारे इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। और जो इंडियन हिस्टोरियन रहे हैं वो बेसिकली ब्रिटिशर्स को गाली वाले तो नहीं दे रखा है उन्होंने, बट उन्होंने सच्ची बताई कि उन लोगों ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया इंडिया को। और ऑफकोर्स इंडिया के फेवर में उन लोगों ने भी किया है। ऑफकोर्स है, अपने घर की बुराई कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। और उसके बाद में हम लोगों ने अभी इसमें ये पढ़ा कि एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हम लोगों ने देखा रिकॉर्ड रूम वगैरह, हम लोगों ने देखा सर्वे वो लोग करते थे वो देखा हमने। और इसके ड्रॉबैक क्या थे, तो ये लोगों की मन की बात नहीं थी, वो उनका जो मन करता था वही करते थे, और इससे ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में था नहीं। एंड ट्रस्ट मी, ये वाली हिस्ट्री विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगी। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे जिसको भी नो मैटर वॉट आप कितने साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी देना है 23 वाला अटैम्प्ट देना है या फिर 26 वाला, नो मैटर वॉट आप सर को कांटेक्ट कर लो एक बार, बेनिफिट आपका ही होगा। ओके, सो अभी ये चैप्टर ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर, बाय।